बात करते हैं अपन मानव श्वसन तंत्र की। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र का मतलब देखो, इसमें दो प्रकार की दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आता है आपका अंतः श्वसन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इंस्पायरेशन, और दूसरा आता है आपका बहिः श्वसन, बहिः श्वसन, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। अब देखो नाम से पता लग रहा है, इनका मतलब होता है अंदर, और अक्स का मतलब या बाहर का मतलब क्या होता है, बाहर। तो आप लोगों को पता है कि श्वसन की प्रक्रिया में दो गैसें मेनली होती है, एक ऑक्सीजन होती है, दूसरी CO2 होती है। तो ऑक्सीजन को तो अंदर लेके आना होता है और CO2 को कहाँ लेके जाना होता है, बाहर लेके जाना होता है। तो आप बोल सकते हो कि अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, और बाहर क्या जाएगी, CO2 बाहर जाएगी। अगर आपने ये दो काम कर दिया कि साहब वायुमंडल के ऑक्सीजन को अंदर ले आए और अंदर की CO2 को कहाँ ले गए, बाहर ले गए, तो इसका मतलब आपका काम पूरा हो गया, कैसे भी करके, जैसे भी जिस प्रकार होता है। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि यार ये अंतः श्वसन किस प्रकार होता है, बहिः श्वसन किस प्रकार होता है, इसमें कौन कौन से अंग काम में आते हैं। जैसे आपको पता है, स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि सब नाक आता है, गला आता है, जब कंठ वाला भाग बोलते हैं, ट्रेकिया या श्वास नली वाला भाग आता है, फेफड़ा आता है। तो अपन लोग उसकी थोड़ी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि कैसे होता है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, सबसे पहला आपका इसमें जो अंग आता है वो है नाक या नोज। ठीक है, नोज। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये कि साहब जो नाक वाला भाग है वो आपका आगे वाला जो भाग है, इसमें पाई जाती है अस्थि प्लस उपास्थि। अस्थि को बोलते हैं बोन, उपास्थि को बोलते हैं कार्टिलेज। अब इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस बताऊं। अस्थि होती है वो आपके शरीर की सबसे कठोर संरचना होती है, इसके आप आकृति नहीं बदल सकते। लेकिन उपास्थि जो होती है ये लचीली संरचना होती है, इसकी आप आकृति बदल सकते हो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जो नाक है उसमें अस्थि प्लस उपास्थि, नाक का जो ऊपरी वाला भाग है, दोनों पाए जाते हैं। जैसे ये नाक का जो आगे वाला लचीला वाला भाग है ये है आपकी उपास्थि या कार्टिलेज, और इसके पीछे वाला जो भाग है जहाँ के ऊपर मेरा चश्मा रखा हुआ है ये हार्ड है, ये आपका क्या है, अस्थि वाला भाग है। तो आप बोल सकते हो अस्थि प्लस उपास्थि दोनों का बना हुआ है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि नाक के अंदर दो छेद होते हैं, इसको अपन बोलते हैं नासा छिद्र। और ये जो नासा छिद्र है इनका काम ही होता है कि साहब ये ऑक्सीजन को तो अंदर लेके जाएंगे और CO2 को कहाँ लाएंगे, बाहर लेके आएंगे। ठीक है, मेनली इनका काम हो गया। दूसरी बात आप एक चीज और देखते हो कि नाक के अंदर छोटे छोटे हेयर रोम पाए जाते हैं, जिनको अपन बोलते हैं नासारोम, नासारोम। अब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि नासारोम का काम क्या होता है। ठीक है, नासारोम क्या काम करते हैं, तो नासारोम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे नासारोम होते हैं, ये आपस में मिलकर एक जालनुमा संरचना बना लेते हैं इस प्रकार से। और ये जालनुमा संरचना क्या करता है, जैसे देखो अपना जो मनुष्य है वो कहीं भी काम कर सकता है, धूल में भी काम कर सकता है, मिट्टी में भी काम कर सकता है, कोई धुएं वाले इलाके में भी काम कर सकता है। आपका फेफड़ा खाली गैसों के लिए आदान प्रदान करने के लिए काम करता है, कभी वो ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थों का विनिमय नहीं करता, या न तो ठोस पदार्थ लेता है न वो एक्सचेंज करता है किसी से। ठीक है, केवल गैस। अब आपको पता है कि यार बाहर मान लो कोई धूल वाले जगह पे काम कर रहे हो या फिर कोई धुएं वाले जगह पे काम कर रहे हो, तो वहां आपको धूल के कण या मिट्टी के कण या जो धुएं के कण है वो अंदर जा सकते हैं, और अगर वो फेफड़े में चले गए तो बाद में रिसाइकल नहीं होगा, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये क्या करता है, ऐसे जाल बनाता है, और जाल बनाने के बाद ये जो धूल के कण होते हैं वो इसी, जैसे ही मान लो ये केज बन गया तो यहाँ इस वाले भाग के अंदर रुक जाते हैं। जैसे आपने देखा हो चाय को छानने के लिए जो छलनी होती है उसमें द्रव पदार्थ नीचे चला जाता है, ठोस पदार्थ कहाँ रह जाता है, ऊपर रह जाता है। तो वैसे ही क्या करता है, गैस को तो अंदर जाने देगा, और जो बाहर वाला भाग है इसको क्या कर देगा, वो ठोस पदार्थ को वहीं रोक देता है। इसलिए आपको पता है कि नाक को बार बार साफ करना पड़ता है। या फिर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लो, गाड़ियों के अंदर जो एयर फिल्टर होते हैं, ऑयल फिल्टर होते हैं, उनका काम ये होता है कि जो बाहर से ऑक्सीजन या हवा आती है उसमें धूल के कण है तो उनको रोक लिया जाए, क्योंकि अगर वो इंजन में चले गए तो इंजन को पार्ट को डैमेज कर देंगे, वहां केवल गैस जानी चाहिए। तो नासारोम का काम ये होता है कि सब ये जो बाहर से आने वाले जो धूल के कण या ठोस कण हैं उनको रोकने का काम करता है, आप ऐसे बोल दो हवा को साफ करने का काम करता है, छानने का काम करता है। उसके बाद में देखो, नाक के यहाँ ऊपरी वाले हिस्से के ऊपर एक ग्रहण उपकला पाई जाती है, ग्रहण उपकला, इसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब, ओल्फैक्टरी लोब।
ठीक है। इसका काम ये होता है कि जैसे ग्रहण उपकला या ओल्फैक्टरी लोब है, उसका काम ये होता है कि साहब ये जो सुगंध को पहचानने का, जैसे आप लोग देखते हो स्वाद को पहचानने का काम आपकी जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिका या पेपिला पाए जाते हैं वो करते हैं, और सुगंध को पहचानने का काम जो है वो आपके नासारोम के ऊपर वाले भाग में घ्राण उपकला पाई जाती है, ओल्फैक्टरी लोब, इसका काम होता है। तो इसका काम ये होता है कि सुगंध को पहचानना, सुगंध को पहचानना। जैसे आप लोग देखते हो कि गले में से निकलते हो तो पता लग जाता है कि यार ये मिठाई बन रही है या ऐसे अजीब सी स्मेल आ रही है, मतलब आपको स्मेल देख के पता लग जाता है कि क्या टाइप चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ओल्फैक्टरी लोब क्या है, सेंसिटिव है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज और आती है, यहाँ वाले भाग के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसका नाम होता है सिबेसियस, सिबेसियस ग्रंथि। ये सिबेसियस ग्रंथि क्या करती है, इसका काम ये होता है कि ये एक केमिकल सिक्रीट करती है, या आप बोल सकते हो रासायनिक पदार्थ स्त्रावित करती है। और रासायनिक पदार्थ स्त्रावित करने से होता क्या है कि मान लो नासा छिद्र के द्वारा या नासारोम के द्वारा कई ठोस कण हैं वो नहीं रोके गए, क्योंकि देखो ठोस कणों की साइज अलग अलग होती है, नैनोमीटर में होता है, कोई मीटर में होता है, कोई एंगस्ट्रॉम में होता है। बहुत छोटा कण है तो वो नासा छिद्र के द्वारा अंदर चला गया और नासारोम उसको नहीं रोक पाया, तो ये जो केमिकल है या रासायनिक पदार्थ होता है ये हल्का हल्का चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होता है तो इसका फायदा ये मिलता है कि जैसे ही कण ऊपर यहाँ वाले भाग से ये जब ट्रेकिया में या गले वाले भाग में प्रवेश करेगा, इस कंठ वाले भाग में, तो ये जो चिपचिपा पदार्थ है खाली हवा को तो अंदर जाने देगा, बाकी जो बहुत छोटे कण थे जिनको आपका नासारोम अगर नहीं रोक पाया तो उनको कौन रोकने काम करता है, ये जो रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, पॉइंट ऑफ एग्जाम, कि नाक जो है ये अस्थि प्लस उपास्थि दोनों का बना होता है, ठीक है। अस्थि कठोर भाग होता है, पीछे वाले हिस्से में होती है, उपास्थि जो आगे वाले भाग है जो लचीला होता है, ठीक है। और इसका अंदर जो छेद पाए जाते हैं, दो छिद्र होते हैं, इनको बोलते हैं आप नासा छिद्र या नोजपोर बोलते हो, और इनमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं नोज हेयर या नासारोम पाए जाते हैं बोलते हैं। इनका काम ये होता है कि जो हवा में जो अशुद्धि आ रही है, जो ठोस कण आ रहे हैं, उनको रोकने का काम होता है, सीधी सी बात है, या फिर हवा को प्यूरिफायर करने का, साफ करने का, शुद्ध करने का काम होता है, ठीक है। उसके बाद में उसके पीछे वाले भाग पे होती है ग्रहण उपकला, ये एक शरीर का एक छोटा सा भाग है, इसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी लोब। इसका मेनली काम होता है सुगंध को पहचानने का। अगर मान लो कोई किसी का ओल्फैक्टरी लोब जितना ज़्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब वो सुगंध को पहचानना उसके लिए उतना ही आसान होता है, ठीक है। उसके बाद में उसके पास में होती है सिबेसियस ग्रंथि, ठीक है। ग्रंथि का देखो इसको बोलते हैं ग्लैंड। तो ग्रंथि का मतलब सीधा सा मतलब ये होता है कि ये कोई ऐसा शरीर का छोटा पार्ट है जो केमिकल सीक्रेट करता है, और वो केमिकल अलग अलग जगह काम में आता है। जैसे आपने पढ़ते हुए अंतःस्रावी तंत्र आता है, उसमें बहुत सारी ग्रंथियां आती हैं, सारी अलग अलग आती हैं। तो ये क्या करती है, चिपचिपा केमिकल सीक्रेट करते हैं, और इसका काम ये होता है कि जो हवा में से जो अशुद्धि आ रही है, जिनको आपका नासारोम नहीं रोक पाया, तो ये उनको क्या करती है, अपने साथ चिपकाते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल बताऊं, आपको पता है गाड़ी में दो प्रकार के फिल्टर आते हैं, एयर फिल्टर आता है, ऑयल फिल्टर आता है। एयर फिल्टर में से पहले हवा गुजरती है, उसमें से एयर फिल्टर जो है वो हवा को थोड़ा साफ कर देता है। उसके बाद में वही हवा ऑयल में से, ऑयल फिल्टर में से होके जाती है, क्योंकि ऑयल है तो अगर उस हवा के साथ में कोई डस्ट पार्टिकल आ रहा है तो ऑयल उसको अपने साथ चिपका लेगा, ठीक है। और ऑयल ने अगर अपने साथ चिपका लिया तो आगे केवल क्या जाएगी, हवा, बिल्कुल भी ठोस कण नहीं जाएगा। तो वैसा का वैसा ही काम क्या होता है, अपने यहाँ वाले भाग में होता है। तो ये था आपका नोज वाला। उसके बाद में अगला टॉपिक आता है आपका गले वाला या कंठ वाला भाग, ठीक है। ये थोड़ा सा ढंग से समझना है, इसको देखना कैसे क्या होता है। देखो ये आपका गले वाला भाग है, कॉमन भाग, यहाँ से ऊपर आ रहा है नोज वाला पोर्शन, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कंठ भाग, ठीक है। और ये आ गया आपका नासा मार्ग, और आपको पता है नासा मार्ग के जस्ट नीचे वाला भाग होता है, इसको आप बोलते हो मुख भाग या मुख मार्ग, ठीक है। जिसको आपको पता है नासा वाले भाग का काम ये होता है कि साहब ये हवा को अंदर लेके जाएगा और मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएगा और CO2 को लेके आएगा, इसका केवल इतना ही काम होता है, या सुगंध पहचानने का। आपका जो माउथ वाला पार्ट होता है ये क्या काम करता है, ये केवल ठोस या द्रव पदार्थों को अंदर लेके जाएगा, गैस भी। लेकिन आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि यार आप नोज को बंद कर लो,
उसके बाद भी आप सांस ले सकते हो। इसके पीछे क्या कारण होता है, या कई बार ऐसा होता है कि अपनी जो वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है, वो आनी तो होती है माउथ वाले पार्ट से, लेकिन नीचे से स्टोमक में इतना भयंकर प्रेशर आता है कि वो आ कहाँ से जाती है, नोज वाले पार्ट से। ये ऐसा क्यों होता है, अब सुनो। जैसे यहाँ ये दो भाग आ रहे हैं, ठीक है, दोनों कॉमन आ रहे हैं, उसके बाद में ये वाला जो भाग है यहाँ पे ये दोनों कॉमन मिल जाते हैं, दोनों के दोनों। ऊपर से जो नाक वाला भाग आ रहा है, गले, ठीक है, और ये दोनों आपस में जहां जाके मिल जाते हैं, इसको आप बोलते हो ग्रसनी भाग, ठीक है। और ये वो भाग है भाई साहब जहां पर आपका नासा मार्ग और मुख मार्ग दोनों एक जगह मिल गए, ठीक है। इसके बाद में यहां से दो पाइपलाइन आती है, एक तो आती है आपकी ट्रेकिया वाली, जिसको आप बोलते हो श्वास नली, और ये आपकी आती है आहार नाल। आहार नाल, इसको आप बोलते हो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसको आप बोलते हो श्वास नली, और इसका दूसरा नाम होता है ट्रेकिया। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर से आ रहा है नासा मार्ग, नीचे से आ रहा है मुख मार्ग, ठीक है। मतलब या दोनों, ऊपर वाला नासा वाला, बीच वाला, ये यहाँ इस वाले पोर्शन के अंदर जाकर दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉमन हो गए। कॉमन का मतलब दोनों भाग मिल गए। जहाँ जैसे होता है ना कि दो नदियों का संगम होता है, जैसे दो नदियाँ अलग अलग आ रही, एक जगह आके मिलके दोनों आगे एक साथ चली गई, तो जहाँ पर दोनों मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्रसनी भाग। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि नासा मार्ग और मुख मार्ग दोनों का जो सम्मिलित भाग होता है उसका नाम क्या बोलते हैं, ग्रसनी भाग, या जो आपका ग्रसनी वाला भाग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक चीज देखी होगी कि जो ग्रसनी भाग है यहाँ पर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है। इस ढक्कन नुमा संरचना को एक नाम बोलते हैं एपिग्लोटिस, और ये भाई साहब उपास्थि का बना होता है, ध्यान रखना। उपास्थि का मतलब ये अपनी आकृति बदल सकता है। जैसे आप लोगों ने क्या बोला, अस्थि है वो अपनी आकृति नहीं बदलती, अपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिलती, लेकिन उपास्थि है वो लचीली होती है, वो उसकी संरचना बदल सकती है, वो अपनी जगह बदल सकती है, मतलब गति कर सकती है। कहने का मतलब ये है। अब देखो करना क्या होता है, यहाँ पे जो श्वास नली है, ट्रेकिया है आपका। अच्छा एक चीज और बता दूं, श्वास नली के ऊपर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। अब ये क्यों पाए जाते हैं वो अभी बता रहा हूं। सी आकार के छल्ले, और इनकी संख्या होती है लगभग 16 से 18 के आसपास, और ट्रेकिया की जो लंबाई होती है ये लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी। अब सुनो, आपको पता है कि जो हवा है या जो ऑक्सीजन है वो जाने कहाँ चाहिए, ट्रेकिया में जानी चाहिए, यहाँ वाले भाग से, ठीक है। ये जानी चाहिए आपका हवा मार्ग, हवा मार्ग, या ऐसे बोल दो गैस मार्ग। और जो ठोस या द्रव्य पदार्थ है वो कहाँ जाना चाहिए, इस वाले भाग में। तो आप इसको बोल सकते हो ठोस व द्रव्य मार्ग। तो अब ये बात है कि साहब अगर मान लो कभी कभार बाय द वे कोई पंगा हो गया और इसमें यहाँ से आपका मुख भाग है, ये ठोस या द्रव्य पदार्थों को ले रहा है, अगर ये मान लो ट्रेकिया में चला गया, यहाँ नीचे आ जाएगा फेफड़ा, और फेफड़े में आपको पता है कि गैस ही जा सकती है, गैस ही आ सकती है। अगर भूल चूक से कोई ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ चला गया तो वो वापस नहीं आना, ठीक है। अब सुनो इसके पीछे ये क्या एपिग्लोटिस क्या करता है, इस प्रकार मूवमेंट करता है, ऐसे ढक्कन की तरफ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब देखना कैसे, मान लो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये मान लो कंठ वाला भाग है, यहाँ पर ट्रेकिया वाला है, ठीक है। ये तो आपकी आहार नाल, ये आ गया आपका ट्रेकिया, और यहां से अब ये एपिग्लोटिस है। अब देखो इधर से मुख मार्ग नीचे, ऊपर श्वसन मार्ग, मुख मार्ग से आपने खाना लिया, ये खाना आके ऐसे एपिग्लोटिस, और खाना आके गिरा कहां पर, एपिग्लोटिस पे। एपिग्लोटिस कहां हुआ, नीचे। अब देखो जैसे ये नीचे हुआ, ये खाना सीधा का सीधा कहां चला गया, आहार नाल में। कहने का मतलब है इसने ट्रेकिया या श्वास नली को ढक लिया, और जैसे ही खाना गया ये वापस कैसे हो जाएगी, ऊपर। अब ये नीचे से हवा निकल जाएगी और ऊपर की जो हवा है वो आराम से आ जाएगी। कहने का मतलब ये है एपिग्लोटिस है, ये एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, उपास्थि का बना होता है। इसका काम ये होता है कि जो ठोस या द्रव पदार्थ आ रहा है उसको फेफड़े में जाने से रोकना या ट्रेकिया में जाने से रोकना, क्योंकि अगर ट्रेकिया में चलेगी तो फिर वो दोबारा नहीं आनी, ठीक है। इसलिए ये ढक्कन ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अब देखो आप लोगों की कॉमन सी बात बताऊँ, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आया था कि
कि दो दोस्त एक खाना खा रहे हैं, ठीक है, और एक दोस्त को अचानक से खांसी आती है। तो खांसी आना किसके कारण है? तो भैया खांसी इसलिए आती है, क्यों? क्योंकि कई बार क्या है, एपिग्लोटिस है वो सामान्य गति नहीं कर पाता, और सामान्य गति नहीं कर पाता तो गले में खांसी आती है, और खांसी आने के बाद में अपन लोग क्या बोलते हैं कि यार थोड़ा पानी पियो। पानी पीने से क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ होता है वो आराम से आपकी आहार नाली या एलिमेंट्री कैनाल वाले भाग में चला जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज बताऊं, आप लोग कुछ भी ठोस या कोई द्रव पदार्थ लो, उसको अपने शरीर में लो, तो देखो ये वाला जो भाग है एपिग्लोटिस बाहर थोड़ा सा निकला होता है ना कट के अंदर। लड़कियों में क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, कम विकसित होता है, और लड़कों में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा विकसित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों की जो वाद्य यंत्र होता है, जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं अपन, वो थोड़ा पतला होता है, इसके कारण उनकी आवाज क्या होती है, तीखी होती है। जबकि लड़कों के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड या जो वाद्य यंत्र होता है वो थोड़ा मोटा होता है। मोटा होने के कारण वो उसका एपिग्लोटिस कहाँ निकल जाता है, थोड़ा बाहर। तो देखो एपिग्लोटिस को आप जब कोई भी ठोस या द्रव पदार्थ अंदर लो, तो देखो एक बार तो ये ऊपर जाएगा, एक बार ये नीचे आएगा। एक बार ऊपर जाने का मतलब एक बार तो ऊपर गया, दोबारा कहाँ आया, नीचे, तब जाके एक ठोस या द्रव पदार्थ आपका कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। ये है आपका गले वाला भाग, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो गले में जो वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र ये दो होता है, लैरिंग्स जो वाद्य यंत्र होता है भाई साहब, ये तो पाया जाता है मानव में, और एक होता है सैरिंग्स, और ये पाया जाता है पक्षियों में। तो आप लोग याद रखना, देखो यहाँ पे तीन नाम आ गए, एक आ गया ग्रसनी का, अच्छा दूसरा नाम ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंग्स, ये भी ध्यान रखना। तो फेरिंग्स या ग्रसनी वाला भाग है, इसका मतलब तो ये कि ये गले का वो दोनों का कॉमन भाग है जहां पर नासा मार्ग और मुख मार्ग दोनों को आपस में आके मिलते हैं, ठीक है। और जो सैरिंग्स है वो पक्षियों का वाद्य यंत्र है, और लैरिंग्स जो है ये किसका वाद्य यंत्र है, मानव का वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो आप जो अच्छी अच्छी मधुर मधुर ध्वनि बोलते हो वो किससे बोलते हो, लैरिंग्स से बोलते हो। तो तीन नाम है, फेरिंग्स, लैरिंग्स और सैरिंग्स। अब एक चीज देखो, यहाँ पे अगला टॉपिक आता है आपका श्वास नली या ट्रेकिया। देखो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या? एक तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर। एक इसमें कौन से आकृति के छल्ले पाए जाते हैं, तो सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं। एक चीज और पूछी जा सकती है कि साहब ये जो सी आकृति के छल्ले पाए जाते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो आप बोल सकते हो कि साहब इनकी जो संख्या है वो हो सकती है 16 से लेके 18 तक होती है, क्योंकि जो 12 सेंटीमीटर के अंदर जो छल्ले आने हैं वो इतनी संख्या में आते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यार ये जो सी आकृति के छल्ले हैं, ये सी की आकृति के क्यों पाए जाते हैं, दूसरी आकृति क्यों नहीं होते? तो सीधी सी बात है कि साहब ये जो छल्ले हैं वो श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, पिचकने से रोकते हैं, सीधी सी बात ही तो ये है। अगर मान लो छल्ले नहीं होंगे तो मान लो श्वास नली अगर बिल्कुल पिचक गई तो वो वापस दोबारा कैसे खुल पाएगी? अगर दोबारा नहीं खुली तो इसका मतलब आदमी सांस लेना बंद हो जाएगा और उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो पहला रीजन तो ये कि सब छल्ले हैं वो इसलिए होते हैं श्वास नली पिचकने से रुक सके, ऐसे श्वास नली होती है। ये इसका आगे वाला भाग है, पीछे वाला, इसमें केवल आगे वाले भाग में छल्ले होते हैं, पीछे वाला भाग खाली होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी डाउट बन जाती है कि यार मास्टर चल ठीक है तूने कह दिया छल्ले हैं वो सी आकृति इस प्रकार है, ऐसे ये पूरी एक श्वास नली है, ठीक है। इसका मैं आपको बीच से काट के दिखा रहा हूँ ऐसे। तो आगे वाले भाग में छल्ले हैं, पीछे वाले भाग में खाली है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पीछे वाला भाग खाली क्यों है? अगर मान लो पूरे भाग में छल्ले होते हैं तो कभी कभी मान लो जैसे आप एक तो नॉर्मल चल रहे हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप तेज दौड़ना चालू कर दिए तो आपके शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, और आपको पता है आपके श्वास नली के चारों तरफ अगर छल्ले होते हैं तो श्वास नली के आयतन जो है वो हमेशा ऐसे रहता है, और ऐसे में आपको तेज दौड़ना है तो भी इसी से सांस लेना पड़ेगा, धीरे दौड़ना है तो भी इसी से सांस लेना पड़ेगा। अगर मान लो कोई तेजी से श्वसन कर रहा है तो उसको आपकी जो श्वास नली है इसको फैलाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो फैलेगी तभी उसका आयतन बढ़ेगा तभी गैस अंदर ज़्यादा जाएगी, सीधी सी बात तो है ये, ठीक है। तो पीछे वाले भाग में ये इसको बोलते हैं अग्र भाग, इसको बोलते हैं पृष्ठ भाग। अग्र भाग को इंग्लिश में बोलते हैं एंटीरियर और पृष्ठ भाग को बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है। तो अग्र वाले भाग के अंदर छल्ले पाए जाते हैं, लेकिन पृष्ठ वाले भाग में छल्ले नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि जब कभी किसी व्यक्ति को तेजी से श्वसन करना होता है तो उसको श्वास नली को फैलाना पड़ेगा, और फैलाना होगा तो आपको पता है छल्ले अगर पाए जाएंगे तो कभी भी नहीं फैलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो आगे जाके 12 सेंटीमीटर के बाद श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो दायां वाला और एक
बाएं वाला, ठीक है। ये दाएं वाला तो दाएं वाले फेफड़े में प्रवेश कर जाता है और बाएं वाला बाएं वाले फेफड़े में। तो अभी आप लोग इतना यहाँ तक देखो, नाक क्या है, ठीक है। माउथ वाले पार्ट का आपको नहीं पढ़ना क्योंकि ये आपके पाचन तंत्र का भाग आ जाता है, ये अपन वो वहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में गले में क्या होता है, एपिग्लोटिस कैसे काम करता है, कौन कैसे गति करता है, ठीक है। और आपके वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, पक्षी को क्या कहते हैं, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता। उसके बाद अपन आगे पढ़ रहे हैं फेफड़ा।